चलिए, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ईपीएस के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया था। तो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे रेगुलरली आ रहे हैं। जैसे अब्दुल मुझे काफी टाइम बाद दिख रहे हैं, और शेरोन भी आ रहे हैं, कभी नहीं आते, प्रिया दोषी। तो अगर आप लोग रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको पहले तो ये समझ नहीं आएगा कि पढ़ना कैसे है। या तो आप कंप्लीटली रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इस बैच का पर्पस बहुत यूनिक पर्पस था, एक इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए सबको साथ में लेकर चलना। तो अगर रेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को इशू आएगा, क्योंकि आई गेस ये 14 नंबर की क्लास होगी, ये 14 नंबर की क्लास है। हाँ, सारी रिकॉर्डिंग है, मैं आज अपडेटेड कर दूंगा हमारे वेब पोर्टल के ऊपर। बट एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि सैटरडे संडे ये जो 1.5 घंटे की क्लास होती है इसको आप डेफिनेटली अटेंड करें, क्योंकि सीपीए के लिए तो हमने एक बहुत स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें किस तरीके से सिमुलेशंस को हमें सॉल्व करना चाहिए। फिर स्टूडेंट के साथ एक पर्सनल स्टडी प्लान भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेकिन वो कब डिस्कस होगा, जब आप लोग का परफॉर्मेंस रेगुलर आते रहेगा। 1-to-1 टॉक भी करना है मुझे, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि 75% स्टूडेंट सिंसियर नहीं है। उस बात का एक्नॉलेजमेंट ये है कि कल 2 क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क के लिए, केवल 2 क्वेश्चन, जो कि आप 10 मिनट में कर सकते थे। विद इन 10 मिनट्स में जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, और केवल 4 बच्चों ने उस क्वेश्चन के आंसर भेजे, ओनली 4 स्टूडेंट। तो बाकी ने हो सकता है कोशिश नहीं करी, टाइम नहीं मिला। अगर 2 क्वेश्चन करने का आपको टाइम नहीं मिला, ओनली 2 क्वेश्चंस, तो फिर सीपीए या यूएससीएमए जैसे इतने इंटरनेशनल प्रोफेशन को आप पास नहीं कर पाएंगे अगर आपने 2 क्वेश्चन के लिए भी समय नहीं निकाल पाए। सही होना नहीं होना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर हमसे गलत हुआ, हमसे नहीं बना, एटलीस्ट आपने ट्राई तो करो। आप क्या सोच रहे हो कि ये बहुत आसान सा सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट हैं, सीएमए में और यूएससीपी में 4। तो क्या बहुत आसानी से आप लोग पास कर लेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो अभी भी स्टार्टिंग है, रेगुलर रहते हुए क्लासेस को पढ़ें। और जो स्टडी प्लान दिया उसको भी 90% स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जैसे ज्योति की रिपोर्ट्स आती रहती है, अभिजीत का परफॉर्मेंस आता रहता है, बाकी किसी का तो परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। ठीक है, सो जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, आज कंप्लीटली वेब पोर्टल पे मैं सारे अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो आज का हमारा सेशन और भी डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर है। जो मेरे को स्टूडेंट के फीडबैक्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये फीडबैक जो बच्चे देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आज जो हम समझने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ऑफ लायबिलिटी कह लें या बॉन्ड कह लें। मेजरली आज हम ये वाला सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। सो जो बच्चे बीच बीच में आते रहते हैं 15-15 दिन बाद, उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि हम ये सेगमेंट है फंडामेंटल आपके इंप्रूव करना, एडवांस लेक्चर, जिसमें मैं बहुत टेक्निकल चीजों को कवर कर रहा हूं। अगर आपने इस 100% लेक्चर्स को कवर कर लिया, जब तक ये कंप्लीट होंगे, मुझे लगता है कि 100 आवर के आसपास जाएगा। ये 100 आवर्स में हम वो सारी टेक्निकल पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो आपको डाउट्स आ सकते हैं। मतलब मेरा टारगेट ये है, इसका नाम मैंने इसीलिए एक वो तो बूस्टर बैच दे रखा है, कि आपको एक 100 आवर्स में कैसे आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें, टेक्निकल पार्ट को रिवाइज कर सकें। तो जब ये पूरे 100 आवर्स हो जाएंगे ना, हाँ, तो जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे वो मैं अभी क्लास के एंड में सॉल्व कराऊंगा, लास्ट सेगमेंट में। मैं तो भी वेट कर रहा हूं, ताकि बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं तो सिंसियर हो जाइए, या तो लाइव में आओ ही मत, सिर्फ रिकॉर्डेड देखो, क्योंकि आप है ना इससे और कंफ्यूज हो जाओगे क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ हम हैं। अगर आप 4 दिन आओगे, 2 दिन नहीं आओगे, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या टारगेट दिया जा रहा है, किस प्रकार का होमवर्क करना है, किस तरीके की चीजें करना है। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आने वाले समय में आपके। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अगर लाइव आना है तो फिर रेगुलर आइए, अदरवाइज मत आइए, कोई फायदा नहीं है। और सैटरडे संडे क्लासेस रखने का पर्पस यही कि वर्किंग प्रोफेशनल की छुट्टी रहती है,
चलिए, तो आज का जो सेगमेंट है ये बहुत टेक्निकल, आज मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटीज। मेन लेक्चर में भी मैंने इसको बहुत डिटेल में कवर किया, बट मैं यहाँ पे कुछ और भी चीजें, स्टूडेंट स्पेसिफिक चीजों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं हमारे जो वेब पोर्टल है उसमें सारे लेक्चर्स, अभी 12-13 लेक्चर्स हैं, वो सारे अपडेट कर दूंगा मैं, आज शाम तक सारे अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद एक पर्सनल प्लान जो हमारा बनने वाला है, मैं चाहता हूं आप लोग पास हो जाएं, इसको मैं बनाने वाला हूं। बस मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं कि थोड़ा स्टूडेंट छांट रहा हूं ना पहले मैं। देखिए, ये मेरा छांटने का पर्पस ये मेरे को पता तो चले कि आप लोग पास होने वाले पोजीशन पे है कि नहीं, फिर मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 क्वेश्चन के आंसर भी मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं आपको प्लान देके क्या करूंगा बताइए? क्या मतलब रहेगा अगर आपके साथ डिस्कस करने का? अगर आप 2 क्वेश्चन सोचिए, क्लास में अभी कल 28 से 29 बच्चे थे, अभी भी 30 बच्चे आ गए, पढ़ने वाले 75 है। अभी जो करंट पिछले 1-1.5 महीने की जो नई बैच में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उसमें से कुछ बच्चे सैटरडे नहीं आ पाते हैं, संडे आ जाते हैं, कुछ रिकॉर्डेड में ही जा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, सच बता रहा हूं, आपने 2 क्वेश्चन से मतलब ये साबित कर दिया बच्चों ने कि अगर 2 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो नहीं सॉल्व करके दिए, मतलब बिल्कुल सिंसियर नहीं है। और इतना बड़ा प्रोफेशन में आपने 1-1 लाख रुपए खर्चा कर दिए, अभी एग्जाम में फीस और भरना है। मैंने तो पैसे कमा लिए, मुझे मेरी फीस मिल गई, मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा? आप फेल हो जाओगे तो कुछ नहीं, पास हो जाओगे तो भी क्या पड़ जाएगा? कोई जिंदगी थोड़ी चेंज हो सकती है। साल में 1000 बच्चे ज्वाइन करते हैं, अगर 25-50 फेल भी हो गए, क्या फर्क पड़ रहा है मेरी जिंदगी में? लेकिन मैं आप लोगों को ये बार बार रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बड़े प्रोफेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले चुका है। आप लोग मुझे फीस दे चुके हो, सिर्फ फीस लेकर मुझे मजा नहीं आता, मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि यार बच्चे से फीस ले ली और वो अगर ना पढ़े। मैं एक टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूं कि मैंने कोई प्रोडक्ट सेल करना है आपको। आई एम नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इसीलिए तो मैं इतना टेक्निकल जाने की आपकी हर कोशिश कर रहा हूं। अब कुछ बच्चे एक एक क्वेश्चन के डाउट भेज रहे हैं, सिंसियरली पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर कैसे हम आपको गाइड कर पाएंगे यार? आपको अपने लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब 4 बच्चे भेज रहे हैं डाउट, ना कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है किसी की, तो कैसे चलेगा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलर आइए, बार बार रिपीट नहीं करेंगे आज हम। तो अकाउंटिंग फॉर लायबिलिटीज हमने डिस्कस करना है, तो आज हम बात कर रहे हैं बॉन्ड की। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो हम जब बॉन्ड इशू करते हैं, एक तरीके से क्या लेते हैं, पब्लिक को इशू करते हैं। यार आपको फंड चाहिए, आपने पब्लिक को क्या किया है, पब्लिक को बॉन्ड इशू करके उनसे फंड रिसीव किया। आप, मैं चैट बॉक्स में नहीं पढ़ रहा हूं तो बच्चे चैट बॉक्स में ना लिखे, मैं पढ़ाने पे फोकस है मेरा। तो बॉन्ड अगर आप इशू करते हैं पब्लिक को, उनसे क्या करते हैं, फंड रिसीव करते हैं। तो जब आप फंड रिसीव करते हैं तो 2 प्रोस्पेक्टिव से अकाउंटिंग होती है, एक इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमाल की बात है, दोनों में बॉन्ड में ट्रीटमेंट बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑब्वियसली बातें होना भी चाहिए। सर इन्वेस्टर तो अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा, और इशूअर क्या करेगा, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। तो जब हमने लायबिलिटी और एसेट्स को रिकॉर्ड करना है तो किस तरीके से करना है, वही हम आज के सेगमेंट में सीखने वाले हैं। आपसे इसमें बहुत सारे एमसीक्यू रॉन्ग होंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन टेक्निकल है, तो टेक्निक्स को समझने के लिए आज का 1.5 घंटा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी 1.5 से 2 घंटे हम इसमें लेंगे, मतलब 3 घंटे में आपका ये 5% पोर्शन में कवर कर दूंगा। एग्जाम में 5% के आसपास आ जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस। ध्यान से समझिए, पुराना कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर का। तो सर जब हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं
इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करना है। ठीक है सर, इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर लेंगे। तो इशूअर की बुक्स में एक तो लायबिलिटी आने वाली है, हाँ सर, और एक उसके पास फंड भी आएगा, कैश भी आएगा, और जब लायबिलिटी आएगी तो रेगुलरली उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा सर। तो ये तीनों की अकाउंटिंग कैसे करना है वही हमें सीखना है। तो जब हम बॉन्ड को इशू करते हैं तो तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं, या तो 8 पार और 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। ये तीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो सर तीनों की अकाउंटिंग बहुत डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले एक आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फेस वैल्यू। दूसरा नाम इसका है पार वैल्यू। बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजों को कवर करने वाला हूं आज। फेस वैल्यू मतलब ऐसा सोचो कि सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्लो चलना है इस टॉपिक में। ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा और समझो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है $1000। ये जो $1000 लिखा है ना, ये इसकी क्या है, फेस वैल्यू। ये सर्टिफिकेट की कीमत है $1000। और एक होगा कूपन रेट, जिसको कि हम इंटरेस्ट रेट बोलेंगे। ठीक है सर। तो कूपन रेट हमेशा किसके ऊपर, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर। आप हमेशा ध्यान रखना कि ये 1000 का है, मार्केट में आप इसको किसी भी प्राइस पे इशू करें, जो इशू करने वाली कंपनी है वो इसी कूपन के ऊपर क्या पे करने वाली है, इसी सर्टिफिकेट के ऊपर जो फेस वैल्यू उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाली है। आप सोचिए एक कंपनी है, मान के चलिए एमएक्स लिमिटेड, वो बॉन्ड इशू कर रही है पब्लिक को, और पब्लिक को बोल रही है कि यार हम ये $1000 के लेट से 2000 बॉन्ड इशू कर रहे हैं। हमने इस कूपन के ऊपर 10% रेट स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जो रेट है ना, ये भी दो तरीके से दिया जाता है, या तो एनुअल दिया जाएगा या सेमी एनुअल। तो इसमें आपका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा कि सर एनुअल में सेमी एनुअल में कैसे हमको ढूंढना है। वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो। एक स्टूडेंट ने मुझे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाउट्स में पूछे हैं, तो वो भी मैं कवर करूंगा। तो अभी मैंने सॉल्व इसलिए नहीं भेजे इस क्वेश्चन के डाउट्स, जैसे आपने ये पूछे हैं, अभिजीत करके स्टूडेंट है। तो केवल डाउट समझाना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दूं ताकि आप कर सकें। इसलिए मैंने इसी शीट को ओपन कर लिया है कि जब हम ये पूरा सेगमेंट पढ़ लेंगे तो उसके बाद डाउट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर जो भी हम पढ़ते हैं ये स्टडी यूनिट 4 में कवर है। देखिए स्टडी यूनिट 4 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर है, और स्टूडेंट को 4 से 5 डाउट आ गए, और आपको आने वाले समय में और भी ज्यादा आ सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेगमेंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप आराम से घर पे देख सकते हैं कि सर कूपन रेट एक एमएक्स लिमिटेड ने 2000 बॉन्ड इशू करने, रेट उन्होंने 10% बताया एनुअली। अभी एनुअल लिखा है मैंने ना, मैं मेरे एग्जांपल में मैनुअल ले रहा हूं, तो मैं सेमी एनुअल को भी डिलीट कर दे रहा हूं। फिर इसी क्वेश्चन को मैं सेमी एनुअल के हिसाब से भी समझाऊंगा। तो एक बात ध्यान रखिए, एक होता है मार्केट रेट। जैसे सोचिए कंपनी तो 10% दे रही है, लेकिन जिस कंट्री में वो इन बॉन्ड को इशू कर रहे हैं वहां पर कोई मार्केट का भी रेट होगा। तो मार्केट रेट अगर इस कूपन रेट से ज्यादा है, लेट से मार्केट रेट चल रहा है 12%, मार्केट रेट क्या चल रहा है 12% चल रहा है, और कंपनी कितना दे रही है 10%। तो आप मुझे बताइए एज ए इन्वेस्टर, क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? यस और नो, बस इतना ही लिखना है। सर 100% नहीं पसंद करेंगे,
क्योंकि अगर मार्केट में 12% निकल रहा है, ये हमको 10% दे रहा है, लेकिन अगर ये कंपनी हमको इस बॉन्ड को डिस्काउंट पर इशू कर दे तो ऑब्वियस सी बात है हम इस कंपनी के बॉन्ड को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो क्वेश्चन करते समय आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉन्ड प्रोसीड, क्या पूछा जाएगा? तो क्योंकि ये एडवांस फंडामेंटल लेक्चर है तो सीपीए में भी ये चैप्टर कवर होगा, लायबिलिटी में, और यूएससीएमए में भी कवर होगा। तो क्योंकि कंबाइंड फंडामेंटल्स लेक्चर चल रहे हैं, फंडामेंटल्स हैं ये, कि आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हो जाएं। तो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा कि जो इशू कंपनी है उसकी बॉन्ड प्रोसीड बताइए कि उसके पास पैसा कितना आया है। तो कई बार एमसीक्यू में वो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ इतना दे देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर शेयर जो बॉन्ड है डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे या प्रीमियम पे किए जाएंगे या 8 पार किए जाएंगे। तो आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। इस रेट का एक और नाम होता है स्टेटेड रेट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटेड मतलब जो सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बना दिया मैंने। तो अगर स्टेटेड रेट या हम कहें कूपन रेट जो है लेस देन मार्केट रेट होता है, मार्केट रेट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादा है, तो कंपनी हमेशा डिस्काउंट पर क्या करेगी? बॉन्ड को इशू करेगी। क्योंकि मार्केट में 12% चल रहा है तो कंपनी 10 ही दे रही है, तो वो अपनी इस सर्टिफिकेट को $1000 पर इशू नहीं कर पाएगी, उससे कम प्राइस पे इशू करेगी। ये सिंपल रूल है, अदरवाइज लोग क्यों खरीदेंगे उसके ऊपर? तो कंपनी जो, देखा जाए, मैं इसका पूरी लॉजिक आपको बताने वाला हूं ना, तो डिस्काउंट पे इशू करेगी। दूसरा केस, अगर मार्केट में कूपन रेट इज ग्रेटर देन मार्केट रेट हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी बोलेगी कि भैया हम आपको मार्केट से ज्यादा देने, तो हमें आपसे क्या चाहिए? प्रीमियम चाहिए। और अगर दोनों बराबर हों, कूपन रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट, तो 8 पार ही इशू किया जाएगा। ये तो गोल्डन रूल आपको बना लेना है, पहली चीज, बहुत बेसिक सी बात है। अब क्योंकि मैंने इस एग्जांपल में 10% और 12% लिया है, तो मैं अभी डिस्काउंट वाले की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये बात आपको दिखती जाएगी कि सर ने यहाँ पे डिस्काउंट वाली चीज समझा। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के पास पैसा आना कितना चाहिए? 2000 बॉन्ड इंटू $1000, 1000 का एक है ना, 2000 इशू कर रहे हैं, तो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए 20 लाख, है ना, 20 लाख बना ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कंपनी के पास 20 लाख से कम आएगा, तो जो बॉन्ड प्रोसीड आएगी, बॉन्ड प्रोसीड आएगी वो लेस देन, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये है फेस वैल्यू, इससे कम पर। अब लॉजिक भी तो लगाना आना चाहिए सर हमको, हम क्योंकि यहाँ पे है ना आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना अप्रोच नहीं है। सर कंपनी कम पैसा क्यों दे रही है बताइए, कंपनी कम पैसा रिसीव क्यों करे? आप सोच सकते हैं कंपनी कम पैसा क्यों रिसीव कर रही है, 20 लाख की जगह कम क्यों रिसीव कर रही है? लॉजिक क्या हो सकता है उसके पीछे? क्या कोई स्टूडेंट क्लास में ऐसा बैठा है जो इस बात को सोच सकता है कि सर अभी तो हमने बॉन्ड की प्रोसीड लिखी नहीं है, वो हम लिखेंगे, लेकिन कंपनी के पास 20 लाख से पैसा कम क्यों आएगा? उसका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मार्केट से हम जब कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम एक्सपेंसेस कम पे कर रहे हैं, एक तरीके से लॉजिक है ना। एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हैं वो लोअर कर रहे हैं ना, कितना लोअर कर रहे हैं? 2% से। मार्केट में जो चीज 12% चल रही है उसको हम 10% पे दे रहे हैं, तो जब हम एक्स्ट्रा कम पे कर रहे हैं तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने पैसा भी कम ले लिया। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब आप मार्केट में पे कम कर रहे हो तो जो 20 लाख की चीजें उसके लिए पैसा भी कम लोगे, तो कम पे कर रहे हो और कम लिया तो आपस में दोनों क्या होगा? कॉम्पनसेट होगा। इस कॉम्पनसेशन की ही हमको अकाउंटिंग सीखनी है।
क्योंकि सोचिए, आप ऐसी कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे जो मार्केट रेट से आपको कम दे रही है। लेकिन आपको पता चल गया कि यार मार्केट रेट से भले कम दे रही है, लेकिन जब हमारा पैसा हमको वापस मिलेगा ना, वो बॉन्ड भले हमें आज डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बट हमें हमारा पैसा पूरा का पूरा वापस मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे बॉन्ड की प्रोसीड निकालना है। तो एक सिंपल सा रूल है कि एक तो आपको यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे 10% है, तो जो 20 लाख के ऊपर आपको मान के चलो, लाइफ में यहाँ पे ले लेता हूँ 5 ईयर, लाइफ 5 ईयर है। तो एक तो अगले 5 साल तक आप कंपनी को कितना पेमेंट करेंगे? अगर यहाँ सिंपल बात की जाए, 1 2 3 4 5, 20 लाख के ऊपर 10% लगाए तो 2-2 लाख का पेमेंट हर साल करने वाले हैं आप। ये करने वाले, प्लस 5th ईयर में एक पेमेंट और करेंगे आप, डबल पर सेकेंड टाइम 5 और लिखा है मैंने। वो किस चीज का पेमेंट करेंगे? सर वो 20 लाख का पेमेंट वापस भी तो करोगे ना। ये क्या है? मैच्योरिटी पे आप उसका प्रिंसिपल पेमेंट वापस नहीं करोगे। तो क्या ये पेमेंट तो फ्यूचर के हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हमको आज करनी है इशू के टाइम। तो इन पेमेंट की हम क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे। डिस्काउंटिंग मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक कॉन्सेप्ट होता है। ये कैश फ्लोज जो है, ये कैश का आउटफ्लो क्या है? फ्यूचर का है। एक साल बाद, आज हम 1 जनवरी को खड़े हैं, 31 जनवरी को 2 लाख देंगे। लेट से ये 2001 था, 2002 के दिसंबर को फिर हमने पेमेंट करना है, फिर 2003 में भी पेमेंट करना है सर, 2004 में भी करना है, 2005 में भी। तो हम तो अभी रिकॉर्डिंग कहां पे करना चाहते हैं? जनवरी में करना चाहते हैं, जनवरी 2001 में करना चाहते हैं। और ये दिसंबर का पेमेंट, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहां पर एक फैक्टर यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर, अब एन्युटी फैक्टर आपको एग्जाम में गिवन होता है, आपको सिंगल सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है। एन्युटी का मतलब होता है कि जब कैश फ्लो के बीच में टाइम इंटरवल एक जितना हो। देखिए, हर हर कैश फ्लो के बीच में 1 साल का ही गैप है, चौथे से 5, और अमाउंट भी सेम है। जब अमाउंट एक जैसा हो, अमाउंट एक जैसा हो और टाइम इंटरवल भी एक जैसा हो, तो हम एक एन्युटी फैक्टर यूज करते हैं। और देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ये से दिया है ना, ये 4% के हिसाब से दिया है, ये 5% के हिसाब से दिया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। कौन सी शीट में लिखा था मैंने? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो सर, तो फिर हमें कैलकुलेटर को यूज करते आना चाहिए, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं। तो सर एक आपको ये पता है कि 1 to 5th आप कितना पेमेंट करने वाले? 2 लाख का करने वाले। और 5th ईयर में आप 20 लाख का पेमेंट करें। तो 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर।
हमेशा ध्यान रखिए, जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे वो हमेशा मार्केट रेट से लेंगे। डिस्काउंटिंग हमेशा किससे की जाएगी? करंट मार्केटिंग रेट से, इससे नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको ये निकालते नहीं आता, वैसे बीकॉम में सिखाते हैं, तो आप मेरे चैनल पर मैं आज अपलोड भी कर दूंगा, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैंने 3-4 लेक्चर लिए हुए हैं। आप AKPIS डाल देना, ये देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कॉन्सेप्ट फॉर USCPA USCMA, 42 मिनट्स का ये वीडियो है। ये 42 मिनट्स का वीडियो आप ये देख लें एक, और ऐसे बहुत सारे होंगे आई गेस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं। ये तो वो एक वीडियो आप देख लेंगे, और मैंने अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाया हुआ है। तो ये वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे यूज करके निकालने के लिए। और ये आप, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मैं लायबिलिटी की अकाउंटिंग को सिखा रहा हूं, तो ये कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी मैं एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर जब इस क्लास में भी लूंगा तब भी मैं डिटेल में लूंगा, लेकिन आज मेरा वो सेगमेंट नहीं है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होंगे, आपको सिंपलीफाई उससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको ये फैक्टर गिवन होते हैं, और आपके सॉफ्टवेयर ग्लैम सॉफ्टवेयर में भी दिए हुए हैं ये। जब कभी भी आप अटक जाओ, आपको कैलकुलेट करते नहीं आ रहे, तो जब आप सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें भी दिया होता है। वो नहीं तो वो टाइम वैल्यू मनी का चार्ट में पूरा आपको, वैसे आपको खुद को निकालते आ जाना चाहिए, और नहीं भी आ रहा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख के समझ जाएंगे। वैसे 99% एग्जाम में गिवन होता है, और नहीं गिवन है तो मैंने पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको निकालना है। तो आप वहां जाएंगे और उस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक मिनट देखता हूँ कि इसमें कैलकुलेटर चल रहा है क्या, तो मैं यहाँ पे आपको एक सिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये 1 to 5 है ना, 12% की रेट है। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड रहता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, 1 to 5 को 12% से डिस्काउंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे। एक फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, ये है एन्युटी का फॉर्मूला। मैंने उस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल बताया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, ये कैप लगाई मतलब पावर है, यहाँ लगाएंगे n, और उसको डिवाइड कर देंगे। अभी मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा आपको। ये डिवाइड करने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, n से डिवाइड, ये n, सॉरी r आएगा। तो सर r मतलब 12%। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करें। हमारे क्वेश्चन में लाइफ कितनी दी है, 5 दी हुई, तो हम अभी इसको डिस्काउंट को यूज कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई
1.12। 5 बार आपको इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 4 5, उसके बाद दबाना है -1, इक्वल टू आ जाए, उसको डिवाइड कर दो वापस 0.1। ये क्या चीज है ये भी हम समझेंगे। तो ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जो है ना 3.604, इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ केवल अभी मैं लिख ले रहा हूँ 3.604। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन। जैसे देखो मैंने आपको बताया ना, ये गिवन है। देखो ये कितने परसेंट के हिसाब से है, 8% है, क्योंकि वो सेमी एनुअली इसलिए उन्होंने इसको 4% से किया हुआ है। कौन सी शीट में लिख रहा था मैं? हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको भी निकालने का तरीका, अब सर किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। पूरा आज हमने 1.5 घंटा इसीलिए लिया है, और पूरा इस अगली जो 2 क्लास होगी ना उसमें हम इसको पूरा इतना अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे कि आपको कोई क्वेश्चन में, और मैं कम से कम 20 क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा इसके, क्योंकि ये चैप्टर मुझे 100% परफेक्शन चाहिए। तो अभी हमने ये 3.60 निकाल लिया। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि सर ये 3.604 आया है ना, तो यहाँ मैंने, हमने ये क्या किया 1 to 5 का, इसका भी लॉजिक में भी आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में। वैसे एग्जाम में आपको गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो क्यों निकालते हैं वो भी समझेंगे। 5th ईयर की बात करें तो यहाँ मैं इसको वापस से 0 कर दे रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 1 2 3 4 5, 0.567, 0.56। अभी मैं क्योंकि आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ बॉन्ड की, बस आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना दिस, और कोशिश कीजिए थोड़ा सा आपको एक्सेल अच्छे से चलाते आए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको यही सब करना है। पेन कॉपी अलाउ नहीं है वहाँ। 0.6, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए ये आया, बॉन्ड प्रोसीड आई हमारी 1854, और हमारी फेस वैल्यू क्या थी, और 20 लाख। तो इसका मतलब जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आपको एक्सेल अलाउ होगा। आपके जो सॉफ्टवेयर आपको दिया जाता है उसमें आप देखिए एक्सेल होता है। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो बीच में बता दे रहा हूं कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर ही, बिल्कुल जैसा ग्लैम का ये सॉफ्टवेयर है ना, सेम फॉर्मेट आपको मिलने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है उसमें। एज इट इज आपको एग्जाम में सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलेगा। तभी देखिए हम 1-2 क्वेश्चन भी इसके ट्राई कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड। चलिए पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो अभी आपने लाइव पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड is equal to present value of future cash flow or interest, then bond is issued at। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, आपको यहाँ पे आंसर देना है। और मैं नहीं समझता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्लास में बैठा कोई भी बच्चा गलत दे देगा।
इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूं, किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो इज इक्वल टू, तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या डिस्काउंट पे हो सकता है वो? कुछ बच्चों ने कह दिया है यहाँ पे जल्दबाजी में, पढ़े बगैर। मैंने इसलिए बोला था कि इंग्लिश की एग्जाम नहीं है ये, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे ये लिख दिए हैं, देखो आंसर दिए, द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू। अब तो 2 ही 3 गेम बचे हैं, सबने यस यस मार दिए। क्या बोल रहे हैं वो? द इशू प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द इंटरेस्ट प्रिंसिपल। तीनों पोजीशन पॉसिबल है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, अभी ये लॉजिक्स आपको क्लियर नहीं होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को ना ये फ्लैग कर रहा हूँ। जब पूरा कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा ना, तो ये फ्लैग वाले क्वेश्चन पे आऊंगा और आपको लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपने पूरा बॉन्ड प्रीमियम वगैरह को नहीं समझा, इसलिए हमने इसको भी झंडा लगा दिया। इस क्वेश्चन के ऊपर हम वापस आएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। चलिए, तो अभी हम पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा उसको फिनिश करें। अभी फिनिश नहीं हुआ है वो, उस क्वेश्चन को भी हमने फ्लैग लगा दी है, क्योंकि मैंने आपको तीनों चीजों को पहले समझाना है। तो सर हम कहां पर थे? हमने क्या किया, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट था उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला, जो 5th ईयर में था उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और दोनों को क्या कर दिया यहाँ पे एड ऑन करके हमने बॉन्ड की प्रोसीड निकाली। तो जब बॉन्ड की प्रोसीड अगर फेस वैल्यू से कम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो सर इशू के टाइम जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अभी जनरल एंट्री पे भी आए, तो आपके पास पैसा कितना है, कैश अकाउंट डेबिट 18,54,800 टू बॉन्ड पेबल। बॉन्ड पेबल का पेमेंट कितना करना है आपको, वो तो फ्यूचर में 20 लाख ही करना है। और बीच का क्या आ गया, डिस्काउंट ऑन इशू, ये मैंने 2 लाख लिख दिया है बाई मिस्टेक, तो इसको हम सही कर लेंगे पहले। 20 लाख है ना, 3 4 5 6, इन दोनों का डिफरेंस 20 लाख माइनस, तो 145,200 इज योर डिस्काउंट। ये हमारा डिस्काउंट है। तो सर हमने यहाँ पर क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि सर हमने बहुत बेसिक से बात सीखी कि जब हम बॉन्ड को इशू करते हैं तो हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ता है किससे, जो मार्केट रेट गिवन होता है। और अगर मार्केट रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट तो हम बॉन्ड को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। और इस डिस्काउंटिंग के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, अब सर ये हम इसको बोलते हैं एन्यूटी। ये क्या है आपका, एन्यूटी है, क्योंकि यहाँ पे कैश फ्लो और ये आपकी 5th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू है। मैं थोड़ा सा प्रेजेंट वैल्यू भी समझाऊंगा आपको कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ये डिस्काउंटिंग करना सिखाना है मैंने आपको, अगले 10 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंट वैल्यू। मान के चलिए देश में इन्फ्लेशन की रेट 10% है ना, या इंटरेस्ट रेट कह लीजिए 10% है। अगर बैंक में आप आज 100 रुपए जमा कराते हो, आज मतलब ऐसा मान के चलो 1 जनवरी 2022 को आप बैंक पे 100 रुपए जमा कराते हो और 10% इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन रेट है, बताइए 1 साल बाद कितना पैसा मिलेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है सर, 10% है तो 110 रुपए मिलने वाला है। तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया पता है, आपने एक फॉर्मूला लगाया है वो जो बचपन में आप लगाते थे,
1 प्लस की पावर n इज इक्वल टू मेच्योरिटी। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आप ऐसे स्टूडेंट भी समझ सकें जो थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रहा है तो ये चीज को ध्यान रख सकें। आपने क्या किया पता है, ये 100 रुपये लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा 1, यहाँ लगाया R को 0.10 और ये पावर लगा दी अपनी, पावर है ना पावर 1, क्योंकि 1 साल बाद है। अब देखो इसके सामने मैं इक्वल टू दबाता हूँ, एक 110 आ गया ना। तो ये 110 क्या है, फ्यूचर वैल्यू है ना, और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। इतना तो समझ गए होंगे सभी, क्योंकि बहुत ज्यादा भी स्लो पढ़ा देना कई बार घातक हो जाता है। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बैठे रहते हैं, वो बोर हो जाते बेचारे, फिर वो 8-15 दिन क्लास में ही नहीं आते, इसलिए रिकॉर्ड करके सारे रख दिए। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 2022 में, जब आज से 3 साल बाद पैसा कितना मिलता है आपको, बताओ लॉजिक से मुझे। अगर आज आपने 100 रुपए जमा कराए, 3 साल बाद कितना पैसा मिलता है आपको, इतना सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। कुछ बच्चे 130 लिख रहे हैं, पता है, बस मैं यही देखना चाहता हूँ। कुछ ने 130 लिख दिया है। चलो फिर अब मुझे देखो, फिर बच्चों जैसे सिखाना पड़ता है कि क्लास हम ये लेवल जो पढ़ रहे हैं ना, अब सीएमए का लेवल पढ़ रहे होगा, जो बच्चे 130 बोल रहे हैं उनके लिए मैं, देखो आपने 100 रुपए जमा कराए, 10 रुपए ब्याज मिली, कितना हो गया बेटा, 110। अब 110 पे ब्याज कितनी मिलेगी, 10% से 11, तो कितना हो गया ये 121। अब 121 का 10% निकालो, इतना तो कॉमन सेंस लगा लेते बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं हम, ये ऐसा लग नहीं रहा है सीएमए की क्लास में पढ़ रहे हैं हम। 133.10, ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। आपको क्योंकि एमसीक्यू में कभी पूछ ले भैया कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, तो आपको पता चले ऐसे कर रहे हो। तो अभी 3 साल का तो टेबल बना लिया, और ये क्या है, ये जो 100 रुपए है ये प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये 100 रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, और ये 133.10 इज ए फ्यूचर वैल्यू। तो इस फॉर्मूले में भी तो रख सकते हैं, ये फॉर्मूला इक्वल टू अमाउंट कितना था 100, ये देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 प्लस आर कितना 0.10, पावर लगाएं कैप से, कितनी लगाएं यहाँ पे, आ गया ना। तो सर अगर ये आप बार बार बोल रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर की पावर n इजिकल टू फ्यूचर वैल्यू ना, तो अगर हमको फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू दी हो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू इजिकल टू फ्यूचर वैल्यू। ये कर दें कि नहीं कर दें हम नीचे, ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यू इधर है, तो ये फ्यूचर वैल्यू की क्या चले जाएगा, नीचे चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा, इतना तो समझते हो ना। थोड़ा सा मैथ्स, तो हम ये जो डिस्काउंटिंग कर रहे थे इस क्वेश्चन में, ये ऊपर हमको 5 साल बाद
20 लाख रुपए मिलना था, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 11,34,000। ये जो 0.567 निकाला हमने, इसी 12% से निकाला। ये क्या थी? दिस इज फ्यूचर वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला आपको पता है ना, आपको पता है ना, प्रेजेंट, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं इतना, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो मेन तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन आपको अगर लॉजिक नहीं पता हुआ तो सर यहाँ पे हम पीवी हमें निकालना है, 1 प्लस आर हमें यहाँ पे 0.12 दिया हुआ है, पावर कितना कर दें, यहाँ हमारा 5 साल था ना, इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू हमारी 20 लाख दी हुई है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, फिर हमने ये कैलकुलेटर में क्या किया, हम क्या कर रहे थे, ये 1 डिवाइडेड बाई 1.12, ये हम $1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इसको सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 लाख, हो गया ना 5 तो ये 11,34,853, ये जो हमने लिखा था 11 लाख, राउंड ऑफ में ना 11। तो आप ये यही चीज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 20 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस जो है पावर n, पावर यहाँ पे 5, इसको आप सॉल्व कर रहे थे। तो इतना डिटेल हमने आपको समझा दिया कि अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये आ गया, फॉर्मूले से भी आ गया ना, देखो 20 लाख, इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ये दी होती है, नहीं दी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिखा है आपका, ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n, तो फ्यूचर आ जाता है। और अगर आपको प्रेजेंट निकालना हो तो फ्यूचर को क्या करो, 1 प्लस आर से डिवाइड कर दो, जो कि अभी हमने 20 लाख से किया। लेकिन सर ये तो हमने 5वें साल के लिए किया, अब आपको हर साल, अब देखो यहाँ पे तो कैश फ्लो हर साल मिल रहे थे, अगर वहां पे जो एन्यूटी का मतलब समझे हम, क्योंकि आपके कोर्स में है टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी, तो हम हर साल 2 3 4 5 यहाँ 2-2 लाख लिखते, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते पता है, 2 लाख डिवाइडेड बाई, ये देखो मैं आपको भी सम करके दिखाता हूँ, 1 प्लस की पावर 1 प्लस, फिर आप क्या करते हैं, फिर 2 लाख, बताइए यहाँ पे पावर कितनी लगाएं, अगर आपका ध्यान सही जगह पे है तो कितनी लगाऊं पावर, अरे कितनी लगाना है, मतलब जो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो फिर अगर मेरे से डाउट डाउट पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा आपको, लाइव पढ़ने के बाद अगर आप इस बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, डाउट तभी सॉल्व होते हैं जब आप कुछ पढ़ रहे हो। अब अगले में ये देखो, अभी टोटल ला के दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा 2 लाख डिवाइडेड बाई, अगर आप फंस जाओ एग्जाम में कभी तो वैसे इतना टाइम रहेगा नहीं आपके पास, है ना, देखो मैंने यहाँ पे सीधे 1.12 लिख लिया, इसकी पावर क्या करते हैं 3, फिर यहाँ पे 2 लाख डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर, गैप लगा दिया 4, फिर लगा दिया मैंने 2 लाख डिवाइडेड बाई, है ना, एक करके ब्रैकेट कम लग जाएगा तो फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा ना, तो ये आप चेक कर लो, इन सबको जोड़ देंगे, अब यहाँ मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, अभी तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि
है ना, ये तो मैंने लिखने के लिए लिखा हुआ ताकि आपको ध्यान रहे। अब जैसे ही मैं इक्वल टू दबाऊंगा, आप घर पे करके देख लेना, वो कुछ फार्मूला में आ गया ना वैसे। एक सेकेंड, है ना, तो इस फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं, आ जाएगा ये टोटल इतना आएगा, ये जो हमने लिखा है ना। क्योंकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, ये जो हम लिख रहे हैं इधर, ये 1 रुपए के हिसाब से, तो आपने 1 रुपए के हिसाब से इसको, ये अगर हमको अगले 5 साल तक $1 1 मिलते जाए, तो उसकी वैल्यू होती है 3.60। तो हमने सीधे 2 लाख से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इसको निकालना होता है, 7,20,800। तो अब किसी स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा था, अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए सेम। अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं कि देखिए आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। यंग कंपनी इशूड $800,000 of 10% bond dated January 1st, year 1. Interest is payable semi-annually on 30 June and 31st December. The bond maturity is 5 year. The current market rate is 8%. तो बताइए, अब यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमको 6-6 महीने में देना है, एक बार जून में देना है, एक बार दिसंबर में देना है, मतलब साल में 2 बार देना है। तो सर ये वाले जो एग्जाम्पल में आप हमें समझा रहे थे, कौन सी शीट में लिखा है मैंने वो, यहां मैं एनुअली लिख रहा था। अब क्वेश्चन ने अगर आपको सेमी एनुअली दे दिया, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर उसने आपको सेमी एनुअल दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो पेमेंट, जैसे अगर मेरे इस क्वेश्चन में मैंने आपको 12% दिया था, एनुअली दिया था, 12% दिया था ना, कितना दिया था, कूपन रेट कितना था हमारा, सॉरी 10% था। तो यहाँ पे 2 लाख के ऊपर 10%, आप 20,000 निकाल रहे थे ना, 20 लाख के ऊपर 10% 2 लाख निकाल रहे थे, तो आपको यहाँ पे 5 साल की जगह कितनी बार लेना पड़ेगा, 10 टाइम्स लेना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि साल में 2 बार है, तो रेट जो 8% है वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, मेरे इस क्वेश्चन में 10% है, तो मैं उसको 5% कर लूंगा, 1 लाख। समझे आप कि सेमी एनुअली में आप क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। क्यों सर डबल कर देंगे, क्योंकि हर 6-6 महीने में आपको मिलने वाला है, तो आप उसको सीधे 10 का 5% कर दीजिए, तो 20 लाख का 5% कितना होता है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में भी आपको वो क्या बोल रहा है, सेमी एनुअली बोल रहा है। तो जो कूपन रेट है, ध्यान रखिए कूपन रेट, इंटरेस्ट हमेशा किससे दिया जाता है, कूपन रेट से। तो जो 8 लाख है, अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ साइड में जगह बना लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको 8 लाख का 10% ना लेते हुए कितना लेना पड़ेगा, 5%। तो 8 लाख का 5% कितना हो गया, 40,000। लाइफ कितनी दी है, लाइफ देखो कितने लाइफ दी हो, 5 साल, तो हम उसको पीरियड कितना ले लें, पीरियड आपका हो जाएगा 10। और आपको मेच्योरिटी पे तो पूरा 8 लाख ही मिलेगा, ये 10th ईयर में, ये आपका 1 to 10 है, और ये आपका 10th है। तो अब आपको देखना है, आप मुझे बताइए डिस्काउंटिंग रेट किससे लें, डिस्काउंटिंग रेट हमेशा कौन सा लेते हैं हम, मार्केट वाला। तो मार्केट रेट कितना है, 8%, तो 8% का आधा कितना होता है, 4%। तो देखिए ये दिया रखा है 8.11090, तो यहाँ लिखो 8.11090, यहाँ लिखो। और ये 10th ईयर का 0.67556, 0.67556, बस मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई दिस कर दो,
इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस कर, और इन दोनों का टोटल लगा दो। तो एक्सेल एक्सेल चलाते आना चाहिए। प्रोफेशनल एग्जाम है 8,64,000, ये देखो 864,884, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो दो चीज सीखे आपने यहाँ पे कि सर एक तो मार्केट रेट से डिस्काउंट करते हैं, और सेम ही एनुअल दिया है तो जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी हाफ कर देते हैं। अब सर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये जो 8.10 नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको अभी फॉर्मूला सिखाया। देखो अभी मैं आपको 8100 कैलकुलेटर पर करके दिखाऊं। ये कितना लिखा है, 8% लिखा ना, 4% के हिसाब से देखो कैलकुलेटर पे जाओ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 0। क्या करना है, फॉर्मूला भी लिखूंगा 1, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ध्यान रखना, 1 डिवाइडेड बाई 1.04। घर पे करके देखना कितनी बार इक्वल टू दबाएंगे, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 डिवाइडेड बाई 0.04। एक सेकंड, कितना था मैं एक बार देख लूं जरा, कितना था, 4% ही है ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.04, 04 लेना पड़ेगा ना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.04। ये देखो 8.1108957। तो आपको बुक में भी यही दिया, 8.11090, हमारा भी 8.09, इसको तो राउंड ऑफ में ले लेते हैं। और 10th ईयर का कितना आएगा सर, देखो फिर से देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1.04, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0.675, ये देखो 0.675। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, बट 99% टाइम दिया होगा। तो जो फॉर्मूला में ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहा हूं, ये लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हम क्या कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर n। n मतलब मेरे क्वेश्चन में 10 थी ना ये, फिर उसके बाद -1, और फिर जो -1 करने के बाद जो फिगर आएगा उसको इंटायरली डिवाइड करना है। तो यहां पे मैं ये लिख दे रहा हूं, ये आर। अब आप इस फॉर्मूले को लगा के देखना, तो जो मैंने किया घर पे भी करके देखना 2-3 बार, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में तो कुछ है नहीं, तीसरा। अब जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, जरा निकाल के देखो कैलकुलेटर पर। आप देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, आप निकालो कितना परसेंटेज आएगा। अभी आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो कैलकुलेटर वगैरह लेकर तो बैठते ही होगे। ये वाला जो बॉन्ड वाला सेगमेंट है बहुत लंबा जाएगा, बहुत टेक्निकल पॉइंट है, तो शुरुआत हुई है इसकी। इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट, दोनों से पढ़ के कम से कम 20 से 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे हम इसके। तो आप जो आज आए हैं वो लगातार आते रहना इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तभी आपकी ये बॉन्ड वाले चैप्टर में मास्टरी आएगी। चलिए मुझे आंसर कर लिख के बताइए कितना आना चाहिए। 2 मिनट का समय दिया है मैंने, मैं जब तक इसको पॉज कर दे रहा हूं। तो जैसे यहाँ पे 15 ईयर है, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, विद इंटरेस्ट इज बीइंग पेड ईच 6 मंथ, मतलब यहाँ पे भी साल में 2 बार। तो 15 इंटू 2 30 हो गया, और ये जो 12% है इसका हमने कितना कर देना है, 6%। तो देखो अब वो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं एन्युटी वाला, 1 डिवाइडेड बाई 1.06, कितनी बार दबाना है, 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30,
1 डिवाइडेड बाई 0.06, 16.49। इनका भी वही था क्या? इनका 13 क्यों हो गया? वही का ज्यादा कम ज्यादा गिन लिया होगा। फिर से गिने? किसी ने करके देखा है कि उतना ही आ रहा है? मेरे को एक बार देख लेने दो। द इन्वेस्टर हु परचेज द बॉन्ड एक्सपेक्ट टू अर्न 12% नॉमिनल रेट। हाँ तो 12 का आधा तो 6 ही होता है ना? शायद मैंने गलत गिन ली होगी यार, ऐसा लगता है। बस ये थोड़ा सा लंबे फिगर में हो जाता है, लेकिन अपन कर लेते हैं, है ना। 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -1 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 0.06। इतने लंबे में मेरे को डर लगता है कि आ गया 13.764। ये देखो इनका 13 पॉइंट। अब ये 45 क्यों कैसे ले लिया बेटा? ये 1000 है, 9% है, तो 9% का आधा कितना हो गया? 9% का आधा होगा 4.5। तो 1000 का 4.5 45। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। यहां पे मुझे बताइए 15 लेना चाहिए, 15 के हिसाब से लेना चाहिए, 30 के हिसाब से लेना चाहिए? अब देखो, ये जो मेच्योरिटी पे आपको पैसा कितना वापस मिलेगा? $1000 मिलेगा ना, मेच्योरिटी पे आपका $1000 मिलेगा। तो जब वहां पर आपने 30 लिया तो यहां 15 मत ले लेना। अब देखो 30 के लिए हम फिर से जा रहे हैं उधर। अब हम केवल तीसवे 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 जो बचे, तीसरा पीरियड बचेगा। अब यहाँ -1 वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं। 1 डिवाइडेड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखो 0.174। अब इन्होंने राउंड ऑफ में ले लिया होगा उसको 0.174। ये देखो, तो इसकी आपने, तो ये ऐसे आपको करने पड़ेंगे। तो यहां हमने बॉन्ड की प्रोसीड के बारे में सीखा है कि सर बॉन्ड की प्रोसीड को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आप, अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 10% कूपन बॉन्ड विद 1000 फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर रिक्वायर्ड 12% रिटर्न। तो ध्यान रखिए, कूपन मतलब इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग हमेशा 12% से करेंगे। तो यहाँ पे 10 साल है, और यहाँ पे उन्होंने देखो एनुअल, एज्यूम एनुअल कूपन, तो यहाँ पे फिर आपको आधा करने की जरूरत नहीं है। इसको आप करके देखना, अब हो जाएंगे आपसे अभिजीत। ये जो सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, अब आप सारे कर लोगे। इसलिए मैंने आपके इस डाउट का आंसर नहीं दिया था, क्योंकि अगर मैं लाइव नहीं समझाता तो वो, इसलिए मैंने देखा और मैंने सोचा चलो इसको लाइव हम लोग करा देंगे। तो अब ये आपसे सारे क्वेश्चंस बॉन्ड के बन जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं सर। क्या क्या सीखा सर? एक तो हमने डिस्काउंटिंग करना सीखा। अब इसी के आगे हम थोड़ा सा और बढ़ाने वाले हैं। आप इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। यूएस सीएमए में चौथे नंबर पे मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और बॉन्ड में जो अभी 11वें नंबर पे, अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कौन सी शीट थी यार वो? हाँ, तो अब हमने सर एक चीज तो सीख ली कि बॉन्ड के बीच का डिफरेंस होता है डिस्काउंट और प्रीमियम का, जो हमें कैलकुलेशन करना वो हमने सीख लिया। मैं अब आपको एक चीज और बताने वाला हूं। एक होता है कैरिंग वैल्यू। अब आपसे एग्जाम में कई बार कैरिंग वैल्यू पूछेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगले हफ्ते पूरा पीक पे जाएगा। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको पड़ेगा। 3-4 चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। एक होगा कैरिंग वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। तो जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं,
बैलेंस शीट में इसको कहां लिखे, एसेट साइड की लायबिलिटी साइड? कहाँ आना चाहिए सर? लायबिलिटी साइड आना चाहिए। तो लायबिलिटी साइड हमेशा इसको ऐसे लिखा जाएगा, फेस वैल्यू प्लस माइनस। मैं जानबूझ के आपको ये लिख के दे रहा हूं। अब मुझे बताइए, प्रीमियम पे अगर हम करते हैं और एक डिस्काउंट पे करते हैं, तो किसको प्लस करें और किसको माइनस करें? जब आप बैलेंस शीट में ये फिगर लिखोगे तो ये बात ध्यान रखना कि मैंने बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा है। बैलेंस शीट में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आएगा, ये लिख लेना आप, ये काम आएगा आपके। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, इसको हम बोलते हैं कैरिंग वैल्यू। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले समय में हम और पढ़ेंगे, ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट है इसको अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ओवर द लाइफ ऑफ बॉन्ड। तो इसमें दो मेथड सीखेंगे हम। एक सीखेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड, एक इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड होगी, और एक आपकी मेथड होगी इक्वल। इक्वल में तो बहुत सिंपल होगा, जितना बॉन्ड की लाइफ है उतना हर साल हम अमोर्टाइज कर देंगे। लेकिन अमोर्टाइजेशन के लिए मुझे आपको पूरा एक 1.25 घंटा का लेक्चर पूरा देना पड़ेगा, जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल में एक शेड्यूल बना के समझाऊंगा और बैलेंस शीट के 20 से 25 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। तो उसके पहले आप लोग इतना पूरा रिवाइज कर लो, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको डेफिनेटली मुझसे पूछ लो। ये आप लोगों का एक टारगेट रहेगा, तब हम इसके आगे बढ़ेंगे।